हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रगति, विकास, इकोनॉमिक ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन सब के बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इन सब पे डिस्कस करने से पहले आप मेरी जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले आज हम लोग उद्विकास के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि उद्विकास क्या होता है। उद्विकास शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग है जीव विज्ञान के क्षेत्र में चार्ल्स डार्विन ने उद्विकास की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि जैसे कोई जीव ग्रोथ करता है, यानी कि सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता है, वो उसका जो आधार होता है वो प्राकृतिक चयन पर आधारित होता है। यानी कि आपने किसी नवजात शिशु को देखा होगा तो पहले उसका जो चेहरा है वो समझ में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो ग्रोथ करता है, उसका विकास होता है, तब उसका चेहरा, हाथ पैर, सब कुछ, हर प्रत्येक अंग उसके समझ में आने लगते हैं। यानी कि वो बच्चा सरलता से, उन्होंने वही माना है कि जो चीज़ें जो सरलता से जटिलता की ओर बढ़ रही हैं, ये कहना है डार्विन का। डार्विन ही सबसे पहले जो जीव विज्ञानी थे जिन्होंने जीव विज्ञान के क्षेत्र में उद्विकास की चर्चा की थी और उसके जनक भी माने जाते हैं। डार्विन की इस जो डिफिनेशन है, इसको लेकर जो हमारे स्पेंसर हैं उन्होंने क्या किया कि उस जो विकास था उसको समाज की जो संस्थाएं हैं उसको समझने पर जोर दिया और उसको समाज पर लागू किया। और उन्होंने कहा इसको सामाजिक उद्विकास। सामाजिक उद्विकास की चर्चा किसने की? स्पेंसर ने। स्पेंसर कहते हैं जिस प्रकार प्रारंभिक अवस्था में किसी जो शिशु होता है उसका जो प्रत्येक अंग है पता नहीं चलता, उसके हाथ पैर कैसे हैं, आँखें कैसी हैं, नाक कैसी है ना, सब पता नहीं चलती है कि कैसा है बच्चा। तो वैसे ही जो समाज है जब आरंभिक स्तर पे होता है तो इसकी जो संस्थाएं हैं वो पता नहीं रहती, लेकिन जैसे जैसे ये प्रत्येक स्तर पर अपना ग्रोथ करता जाता है इसकी संस्थाएं भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। ये कहते हैं स्पेंसर ये बात कहते हैं। उद्विकास की जो प्रक्रिया है इसको स्पष्ट करने के लिए मैकाइवर एवं पेज ने कहा कि उद्विकास विकास के आगे के स्तर की चीज़ होती है। यानी कि इसका जो ग्रोथ है वो प्रत्येक स्तर पर होता है, यानी कि स्तर पर जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हैं वैसे ही ये एक प्रत्येक स्तर पर, एक प्रत्येक खंड में होता जाता है और यानी कि सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता है। प्रगति, प्रोग्रेस क्या होती है? यानी कि परिवर्तन जब अच्छाई की दिशा में होता है ना, जब अच्छाई की दिशा में होता है तो उसे प्रगति कहते हैं। प्रगति सामाजिक परिवर्तन की एक निश्चित दिशा को दर्शाती है, यानी कि ये इच्छित होती है। और आल्बर्ट न्यूकॉफ ने कहा कि प्रगति का जो अर्थ होता है वो अच्छाई की निर्मित परिवर्तन है। इसलिए जो प्रगति होती है वो इच्छित परिवर्तन कहलाती है और उसके माध्यम से हम पूर्व नियमित लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। यानी कि जो प्रगति है इसमें सामूहिक भावना और कल्याण की जो बीज होते हैं या भाव होते हैं छिपे होते हैं। कभी कभी जो प्रगति है और विकास है ना, प्रगति और विकास को कभी कभी एक ही रूप में चर्चा कर ली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रगति अलग चीज़ है और विकास अलग चीज़ है। तो इसके कुछ प्रमुख अंतर को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है प्रगति और क्या है उद्विकास। उद्विकास की जो प्रक्रिया होती है वह स्वतः प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलती है। प्राकृतिक चयन होता है ना इसका आधार, तो प्राकृतिक नियमों के अनुसार ये चलती है। जबकि जो प्रगति होती है वो वांछित दिशा की ओर चलती है, यानी कि इच्छित होती है। जबकि उद्विकास क्या होता है? उद्विकास होता है प्राकृतिक निर्मित और जो प्रगति होती है वांछित दिशा की ओर चलती है। उद्विकास एक मूल्य निरपेक्ष अवधारणा है और जबकि प्रगति मूल सापेक्ष अवधारणा है। यानी कि हम लोग जब जिस दिशा में चाहते हैं प्रगति हो वहीं प्रगति हो सकती है, लेकिन उद्विकास के साथ ऐसा नहीं है।
विकास को समाज और संस्कृति में अंतर्निहित कारकों पर आधारित माना गया है, जबकि प्रगति को उन्नति की भावना से जोड़ा गया है। यह मानव के सार्थक प्रयासों से संबंधित इसको बताया गया है। अगला है, विकास की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत धीमी होती है, क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि अगर हम लोग समाज के बारे में पढ़ते हैं तो पहले कैसे समाज था और कितने करोड़ों साल बाद आज का समाज ये परिवर्तित हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि जो विकास की प्रक्रिया है बहुत धीमी गति से चलती है, जबकि प्रगति की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो सकती है और तीव्र भी हो सकती है, क्योंकि वो मानव इच्छित है। तो जैसे मानव चाहेगा तो वैसे ही वो प्रगति करेगा। अगर वो तेज़ी से प्रगति करना चाहता है तो तीव्र, और अगर बहुत धीमी गति से तो धीमी। तो ये कहीं किसी भी तरह से हो सकती है, धीमी और तीव्र कुछ भी हो सकती है। विकास के जीवों के विकास की अवधारणा से जुड़ा है और सामाजिक जो जीव विज्ञान है ना, जीव विज्ञान से ही ये सामाजिक जो क्षेत्र है यहाँ से ये आया हुआ है, जबकि प्रगति की अवधारणा इतिहास दर्शन पे आधारित है ना, इतिहास दर्शन पे ये आधारित है। और विकास का जो परिपेक्ष होता है वो विश्वव्यापी होता है ना, विश्वव्यापी होता है। विकास का जो क्षेत्र है वो विश्वव्यापी होते हैं, यानी कि ये सभी क्षेत्रों में पाया जाता है, जबकि जो प्रगति है इसका परिपेक्ष देश या समाज विशेष होता है, यानी कि जहाँ हम प्रगति करना चाहते हैं वहाँ भी प्रगति होती है। विकास की बात कर लेते हैं तो डेवलपमेंट क्या होता है। तो डेवलपमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज़ के क्रमशः फैलाव का अर्थ होता है। जैसे किसी बच्चे का लंबाई बढ़ना, घूसखोरी बढ़ना के साथ वृद्धि होना, तो इस अर्थ में भी हम इसको विकास को कहा जा सकता है। पर समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में विकास का जो अर्थ है वो सामाजिक विकास से कहा जाता है। प्रारंभिक जो समाजशास्त्री थे, जैसे कॉन्ट हैं, स्पेंसर हैं, हाउस हैं, सामाजिक विकास प्रगति और सामाजिक विकास के एक ही अर्थ में इसका उन्होंने उपयोग किया है, यानी कि यूज़ किया हुआ है। पर आधुनिक जो समाजशास्त्री हैं इस शब्द का कुछ विशेष अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। आज जो समाजशास्त्र का के क्षेत्र में विकास से हमारा तात्पर्य क्या होता है, सामाजिक विकास से, यानी कि सामाजिक विकास से हमारा तात्पर्य होता है। और आर्थिक सामाजिक विकास में आर्थिक विकास का भाव छिपा रहता है। सामाजिक जो विकास है उसमें आर्थिक विकास का भाव छिपा रहता है, जो आज के प्रेजेंट टाइम में हम लोग इसका जो यूज़ कर रहे हैं, विकास का समाजशास्त्री जो यूज़ कर रहे हैं सामाजिक विकास का, इस अर्थ में ये बता रहे हैं। उसी के तहत एक परंपरागत समाज, संक्रमणकालीन समाज और आधुनिक समाज की यहाँ पर चर्चा की जाती है। सामाजिक विकास के कुछ प्रमुख संकेतक होते हैं, यानी कुछ प्रमुख लक्षण ये बताए गए हैं। जैसे जीवन स्तर, जीवन यापन का स्तर क्या है किसी व्यक्ति का, यानी कि लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सेकेंड है आपका गरीबी का स्तर, है ना, लेवल ऑफ पॉवर्टी। शिक्षा का स्तर, लेवल ऑफ एजुकेशन। समाज में दबे कुछ लोगों को ऊपर उठाने का अवसर, है ना, समाज के दबे कुचले को ऊपर उठाने के अवसर, यानी कि समाज के द्वारा सामाजिक कल्याण के अवसर, यानी कि समाज कैसे सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्य कर रहा है। स्वास्थ्य का स्तर क्या है वहाँ का, यानी कि जो भी समाज है वहाँ स्वास्थ्य, यानी कि हॉस्पिटल कितने हैं, है ना, कितने लोग स्वस्थ हैं, तो ये सब देखा जाता है। और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये सब क्या है, सामाजिक विकास का संकेतक माना जाता है। अगर किसी समाज में इस तरह के जो संकेतक हैं अच्छे उसमें हैं, अच्छे गुड रेंज में हैं या कुछ गुड स्तर पे हैं, तो कहा जाता है कि उस समाज का जो सामाजिक विकास है बहुत अच्छे स्तर पर हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रोथ क्या होती है। तो अगर ग्रोथ की हम बात करते हैं तो ग्रोथ अक्सर विकास का जो संबंध है ज्ञान में होने वाली वृद्धि और प्राकृतिक पर्यावरण पर मनुष्य के नियंत्रण में होने वाली वृद्धि से समझ लिया जाता है। लेकिन वृद्धि का तात्पर्य, यानी ग्रोथ का तात्पर्य विभिन्न भौतिक सेवाओं के परिमाण में होने वाली बढ़ोतरी से है। ग्रोथ कर रहे हैं, जबकि विकास का तात्पर्य समाज की क्षमताओं में होने वाली वृद्धि से लिया जाता है। और अगर इस अर्थ में हम इसका
प्रयोग करते हैं तो यह दशा में विकास की जो अवधारणा से संबंधित न होकर जो आर्थिक जो वृद्धि है ये सामाजिक विकास से संबंधित ना होकर किससे संबंधित मानी जाएगी? आर्थिक वृद्धि से, है ना। जो सामाजिक विकास है अगर हम इसको जोड़ दें, वृद्धि का तात्पर्य अगर वृद्धि को केवल हम करें तो जो सामाजिक विकास है उससे हम संबंधित न मानकर, क्योंकि विकास जो सामाजिक विकास है वो जीवन कल्याण से संबंधित सब माना गया है, उसके संकेतक भी आपको हमने बताए। लेकिन यहाँ पर अगर वृद्धि का तात्पर्य हम करते हैं तो सीधे तौर पर हम आर्थिक वृद्धि से करते हैं, यानी कि लोगों के जो पैसों की बढ़ोतरी है, इनकम क्या है उनके, इसके आधार पर हम यहाँ पर कर लेते हैं। रिचर्ड हैं उन्होंने आर्थिक वृद्धि का अर्थ वस्तुओं सेवाओं को अधिक से अधिक मात्रा में कुछ इस तरह उपलब्ध कराने से है जिससे जनसाधारण के भौतिक कल्याण में निरंतर और दीर्घकालीन वृद्धि हो सके। इस अर्थ में ये रिचर्ड बोल रहे हैं ये बात, और इसके आगे वो कुछ विशेषताओं को, यानी कि जो अगर हम वृद्धि की जो आर्थिक वृद्धि है उसकी विशेषताओं पर हम ध्यान देंगे तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, है ना। अगर कहीं वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास में अगर वृद्धि होती है तो राष्ट्रीय जो आय है और प्रति व्यक्ति आय है उसमें वृद्धि से माना जाता है। उत्पादन के जो साधन हैं उनका तार्किक उपयोग करना, यानी कि आप कितने संयम से जो नियोजित विकास है उसको आप किस दिशा में ले जा रहे हैं, यानी कि आप तार्किक और नियोजित विकास की यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, उससे संबंधित इसको मान के चलते हैं। समाज कल्याण जो है उसमें सुधार करना, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लागू करना ताकि जो समाज है वहाँ पर वृद्धि हो सके और जो जीवन स्तर है, जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसको उठाया जा सके। एक सतत प्रक्रिया होती है, जो आर्थिक वृद्धि होती है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किसी भी समाज में आप देख लीजिए यह निरंतर चलती रहती है, ऐसा कोई समाज नहीं है। हाँ, स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ये जो आर्थिक वृद्धि है ये कभी रुकती नहीं है, हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। इसको दीर्घकालीन प्रक्रिया के साथ भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जो आर्थिक वृद्धि है आज के टाइम पे जैसे आपको लगे ना कि जो आप मानवीय प्रयत्न कर रहे हैं ये आज ना लगे, लेकिन जो लॉन्ग पीरियड में उस पर आपको इसमें परिणाम नज़र आने लगते हैं, तो ये कहा जाता है ये दीर्घकालीन प्रक्रिया है। आर्थिक वृद्धि के कुछ नियम भी बताए गए हैं, जैसे पूंजी का संचय तथा प्रौद्योगिकी में सुधार, यानी कि आप पूंजी का संचय, जो भी आप पूंजी है उसका संचय करिए और उन्नत मशीनों का आप यूज़ करेंगे आर्थिक वृद्धि के लिए। दूसरा बताया गया है जनसंख्या संबंधी परिवर्तन का आकलन, यानी कि किसी भी देश की जो आर्थिक विकास है वहाँ के अधिकतर काफ़ी कुछ वहाँ की जनसंख्या पर निर्भर करता है कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है ना, उसका आकार घनत्व कितना है और उसमें जो जनसंख्या निवास कर रही है वो कितनी कार्य कुशल है। तो ये इस बात पर निर्भर करती है किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि। अगर किसी भी देश की जनसंख्या होगी तो वहाँ क्या होगा, जो आर्थिक वृद्धि है वहाँ पर ये एक बाधा के रूप में उभर कर सामने आएगी। तो जब बाधा उभर के सामने आएगी तो क्या होगा, उस देश की जो आर्थिक वृद्धि है वो रुक जाएगी या बहुत ज़्यादा बाधित होगी। तो यहाँ पर जैसे इंडिया और चाइना का लिया जाता है, वैसे चाइना ने बहुत ग्रोथ किया है, लेकिन अगर हम बात करें तो कार्य कुशलता को भी इसे जोड़ देते हैं तो ये काफ़ी कुछ उभर कर सामने आ जाता है, यानी कि जनसंख्या कम होने के साथ ही अगर कार्य कुशल है, जनसंख्या आपकी कार्य कुशल है तो भी इसमें वृद्धि हो सकती है। मगर इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ देना चाहती हूँ कि जनसंख्या जो भी हो, है ना, जनसंख्या जो भी हो वहाँ पर कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि युवा जो जनसंख्या है जो कार्यशील रहती है वो ज़्यादा होनी चाहिए ताकि जो आर्थिक वृद्धि है उसको हम प्राप्त कर सकें। इसके अलावा जो श्रम विभाजन है, यानी कि श्रम विभाजन को भी इसके आधार पर हम देख सकते हैं। कार्यकुशलता, यानी कि जो भी समाज में जितनी जनसंख्या कार्यकुशल होगी वहाँ जनसंख्या युवा जो जनसंख्या जितनी कार्यकुशल होगी
वहाँ आर्थिक वृद्धि ज़्यादा होगी। यहाँ श्रम विभाजन पर आधारित माना जाता है। उद्यमिता का विकास होता है, यानी कि जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं आर्थिक वृद्धि के लिए, वहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, जैसे उद्यमिता का विकास कैसे करेंगे, जैसे आप उपभोग है उसके प्रतिमान हैं, उसमें नवाचारों का उपयोग, नई 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 इनोवेशन करना, नई नई चीज़ों का इनोवेशन करना, और जिससे जो कुल उत्पादन है उसमें वृद्धि हो सके, है ना। अगर इनोवेशन करना छोड़ देंगे और व्यक्ति उद्यमिता करना छोड़ देगा तो क्या होगा, जो समाज है, आर्थिक वृद्धि है, वो वहीं की वहीं रह जाएगी। तो वही ये बोल रहे हैं, उद्यमिता में के अंतर्गत बोलते हैं कि जो अगर हमें सकल आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना है तो हमें उद्यमिता यानी कि नवाचार यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा, ताकि जो हमारा उत्पादन है उसको बढ़ाया जा सके। जब उत्पादन बढ़ेगा तभी आप जो उपभोग की क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में भी आप उन चीज़ों को बेच के पैसा कमा सकते हैं, उससे आर्थिक वृद्धि कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई कमेंट्स है आपके तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में आप बोल सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, लेकिन जाने से पहले आप मेरी जो क्लास है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज की जो ये टॉपिक है आज को बस यहीं इतना ही रखते हैं। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे बहुत अच्छे से, ताकि इस बार आपका जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।